कई बार जो हमारी असली जिंदगी होती है वो किसी फिक्शन या फिर फैंटेसी मूवी से ज्यादा थ्रिल वाली होती है। इसी तरह की 3 स्टोरीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज, अगर आपको इस तरह की स्टोरीज पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पे हम इसी तरह की स्टोरीज डिस्कस करते हैं। तो गाइज, बिना किसी फर्दर इंट्रोडक्शन के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ये बात है 5 अगस्त 2003 की। मलेशिया में शहर है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर के अंदर एक जगह है जलान। जलान पुलिस के पास एक कॉल आती है कि आप इस एरिया के पास जाओ एक एड्रेस में, यहाँ पे आपको एक ड्रग डील होती हुई मिलेगी। तो पुलिस फटाफट से हरकत में आती है और वो जाती है उस एरिया में जहाँ पे ये टिप दी गई थी उस एरिया की। तो वहाँ पे जाने के बाद पुलिस देखती है कि एक कार के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है। उस शख्स के ऊपर पुलिस उसे घेरती है और वहाँ पे जैसे गाड़ी की पूछताछ होती है कि उस शख्स के पास से एक बैग मिलता है और सच में उस बैग के अंदर उन्हें कुछ चीजें मिलती हैं। वो चीजें होती हैं ड्रग्स। उनको 166 ग्राम मैरिजुआना और 1076 ग्राम अफीम मिलती है। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं कि मलेशिया के अंदर ड्रग्स को लेके बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मलेशिया के अंदर अगर आपके पास से 1 ग्राम भी ड्रग्स मिले तो आपको फांसी तक हो सकती है। जिस शख्स के पास से उन्हें ये ड्रग्स मिलता है उसका नाम होता है सतीश। थोड़ी देर के बाद जब पुलिस उसको उसके घर की तलाशी के लिए उसको ले जा रही होती है और उसका गेट खोलने वाली होती है, उसी टाइम सतीश के घर का गेट खुलता है और उसके सामने एक शख्स खड़ा होता है। पुलिस बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि वो शख्स सतीश का बिल्कुल जुड़वा भाई होता है जिसका नाम होता है सबरीश, और ये दोनों इंडियन ओरिजिन के होते हैं। तो पहले तो पुलिस को ये लगता है जब पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करके थाने ले जाती है और उसके बाद कोर्ट में एक केस जाता है। शुरू में पुलिस को लगता है कि ये बिल्कुल केक वॉक है, यानी कि सीधा ओपन एंड शट केस है। लेकिन जब पुलिस के पास ये केस पुलिस के पास से सीधा कोर्ट में जाता है और इसकी हेयरिंग स्टार्ट होती है तो पुलिस को समझ में आता है कि ये जो एक सवाल है कि आखिर इन दोनों में से एक ही कोई क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल है कौन। तो ये सवाल पुलिस के लिए नाइटमेयर बन जाता है। और जब सच में डिफेंस लॉयर्स पुलिस वालों से ये सवाल करते हैं कि तुमने अरेस्ट किसे किया है, तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। पुलिस अपने सारे हथकंडे अपनाती है। इन दोनों में से कोई भी भाई ये नहीं बताता कि मुझे पकड़ा गया था या फिर मुझे पकड़ा गया था, और ना ही इन दोनों में से कोई एक किसी दूसरे के खिलाफ बात करता है। तो ये केस धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बहुत पेचीदा होता रहता है। इवन पुलिस यहाँ तक भी ट्राई करती है कि पुलिस इन दोनों को अलग अलग बिठाती है और एक दूसरे के बारे में उल जलूल सवाल पूछती है कि उसने तो तुम्हारे बारे में बता दिया है, तो अब तुम भी बताओ उसके बारे में। उसने बोला है कि मैं हूं क्रिमिनल, तुम नहीं हो। लेकिन दोनों भाई इस चीज से बिल्कुल सतर्क रहते हैं कि हमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करनी, और दोनों में से कोई भी भाई ना तो खुद को अक्यूज बताता है ना ही दूसरे वाले को। उनकी ये जो यूनिटी होती है ना, ये जो एकता होती है, ये पुलिस नहीं तोड़ पाती, और यही पुलिस का सबसे बड़ा सरदर्द होता है। तो कुछ टाइम के बाद कोर्ट के अंदर पुलिस की काफ़ी फजीयत होती है कि आपने जब अरेस्ट किया था तो कुछ तो ऐसी आइडेंटिटी होगी जिससे आप डिफरेंशिएट कर सको। तो पुलिस एक बार ट्राई करती है कि जिसको हमने पकड़ा था उसकी हाइट थोड़ी सी लंबी थी। तो जब लॉयर पूछते हैं कि क्या आपने उनकी हाइट मेजर की थी, तो फिर पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि इनमें से कोई एक है जो आइडेंटिकली चश्मा लगाता है, जिसकी नज़र कमज़ोर है। लेकिन इन दोनों का डीएनए चेक करने के बाद डीएनए बिल्कुल सेम निकलता है, और पुलिस वाले से पूछा जाता है कि आखिर उस टाइम पे कौन था जिसने चश्मा लगाया था। तो फिर पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब जब इन्हें दोनों को अरेस्ट किया गया था तो उनमें से एक ने भी चश्मा नहीं लगाया था। उसके बाद जब पुलिस वाले एक फाइनल हियरिंग के लिए दोनों को कटघरे में बुलाते हैं और जब वो दोनों जज के सामने आते हैं तो उस टाइम पे वो दोनों ही सफेद शर्ट पहन के आते हैं, जिससे उनके बीच में कोई भी फर्क पता नहीं चलता। और ये उन्होंने प्री प्लान किया होता है ताकि वो पुलिस वालों के साथ साथ जज को भी गुमराह कर सकें, और इसमें वो बिल्कुल सक्सेसफुल होते हैं। तो वहाँ पे जो जस्टिस होती है, जस्टिस इब्राहिम, जिसे सजा सुनानी होती है, तो वो कहती है कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रेंज केस है। और जिस तरह से इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे एक कोर्ट बहुत ही फेमस है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसी की तर्ज पर मलेशिया के अंदर उसकी जो जज होती है इब्राहिम, वो भी ये बोलती है कि क्योंकि इन दोनों में से एक बेगुनाह है और हमें नहीं पता कि गुनहगार कौन है, तो दोनों को फांसी देना ये बिल्कुल ही इनजस्टिस होगा, तो इसलिए इन दोनों को ही छोड़ा जाए।
तो फाइनली इन दोनों भाइयों का जो प्लान होता है, एक साथ रहकर बिना टूटे और बिना एक दूसरे की बुराई करे, बिना कोई लूप होल दिए अपनी बात पे डटे रहना, तो ये काम करती है और इन दोनों को ही रिहा कर दिया जाता है। 1926 में इंग्लैंड में एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है और उसके बाद वो एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग लेता है। उस शख्स का रियल नाम होता है जैक चर्चिल, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे एक टैग दिया जाता है, द मैड जैक। क्यों, ये आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा इसी कहानी के अंदर। 1939 के टाइम पे जर्मनी ने अटैक किया था फ्रांस पे, और सबको पता है कि अपनी ब्लिट्ज़क्रिग टेक्निक यूज करके अपनी पूरी फोर्स को, एक बार इन्फेंट्री को यूज करके वो जल्दी से हमला करते थे बिना किसी डिफेंस को मौका दिए। तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर फ्रांस पे ऑक्यूपेशन कर ली थी। उस टाइम पे बाकी सोल्जर्स के साथ जैक को भी फ्रांस के अंदर भेजा जाता है इंग्लैंड आर्मी के साथ। लेकिन वो एक बहुत ही बहादुर सोल्जर तो होता है, लेकिन वो एक अलग चीज के लिए फेमस होता है पूरे इंग्लैंड में और पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में। ये वर्ल्ड वॉर 2 का अकेला ऐसा पागल सोल्जर होता है जो बो एंड एरो के साथ फाइट करता है। ये अपने पास कोई गन नहीं रखता, ये सिर्फ अपने पास एक तीर कमान, धनुष और साथ में एक तलवार रखता है। और ये बोलता है बाकी सोल्जर्स को कि जो सोल्जर अपना धनुष और तलवार कैरी नहीं कर सकता, वो सोल्जर ही किस चीज का है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो शुरू के टाइम पे जब वो आर्मी स्कूल से निकल के आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसको बैक पाइपर बजाने में बहुत मजा आता था। बैक पाइपर कुछ इस तरह का दिखता है जो स्कॉटिश फोर्सेस यूज करती हैं। तो बैक पाइपर में ये बहुत अच्छा था और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी ये बैक पाइपर बजाता था। और इसके जो बाकी साथी होते हैं बटालियन के, वो बताते हैं कि ये पूरी तरह से पागल है, लेकिन हमें इसके साथ मजा आता है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और ये किसी और साथी को पीछे नहीं छोड़ता अकेला, जो कि एक फौजी की सबसे बड़ी निशानी होती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और जो इसका ये एक बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स तरीका होता है बो एंड एरो कैरी करने का, इसके वजह से उसके बाकी के साथी तो खुश होते हैं, लेकिन जो सीनियर्स होते हैं वो काफी दुखी होते हैं और वो काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो अपने बो एरो से वो काफी सारे सोल्जर को, नाजी सोल्जर्स को मार चुका है और ये काफी बहादुर है और एकदम क्रेजी फाइटर की तरह लड़ता है, तो वो काफी खुश होते हैं इससे और वो उसको करने देते हैं जो भी ये करना चाहता है। और फाइनली इस मिशन में जिसमें वो फ्रांस में डिप्लॉय होता है, उसको एक गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, मिलिट्री क्रॉस, पहला मिलिट्री क्रॉस इस शख्स का। ये टोटल 2 मिलिट्री क्रॉस मिलते हैं इसे उस पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और उसके अलावा उसे और भी कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं उसकी बहादुरी के लिए। तो अब मैं आपको इस शख्स के एक टाइमलाइन के साथ किस्से बताता हूँ इसके पागलपने के। एक टाइम की बात है जब पता चला कि लगभग 35-40 नाजी आर्मी वहां पे हैं, और ये लोग जो थे वो सिर्फ 6 लोग थे जो जैक के साथ के साथी थे इंग्लैंड आर्मी के। तो ये क्या करते हैं कि इसका दिमाग बहुत तेज होता है, वो सबको बोलता है कि चारों तरफ एक एक अलग अलग शख्स पेड़ के पीछे छुप जाए क्योंकि ये अंधेरे का टाइम होता है। और जैसे ही ये बैक पाइपर बजाता है, वो कहते हैं कि सब बोलेंगे सोल्जर हाइया। तो जैसे ये बोलता है सोल्जर, वो सारे चारों तरफ से आवाज लगाते हैं हाइया। तो नाजी आर्मी को ये इल्यूजन होता है कि बहुत सारे आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, और ये काम करता है। और ये क्या करता है, वो एक ग्रेनेड फेंकता है आगे और भाग के जाता है और अपने तलवार से एक के नेक पे वार करता है और उसे मार देता है। तो कुछ टाइम के बाद इसे दोबारा युगोस्लाविया भेजा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उसके बाद जो इसके साथ के जितने भी साथी होते हैं, इसके जो फेलो ऑफिसर्स थे, आर्मी मैन थे, वो सारे या तो कैप्चर हो चुके थे या मर चुके थे। तो ये जब इसके हाथ का सारा तीर कमान खत्म हो गया था, धनुष और तलवार गिर गई थी, तो उसके बाद ये सरेंडर नहीं करता, ये बैक पाइपर बजाने लगता है स्ट्रेंजली, और ये अपना वहां पे सरेंडर करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं खाली हाथ लड़ूंगा बिना किसी चीज से, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन फाइनली इसको किसी तरह से कैप्चर किया जाता है और डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। तो डिटेंशन सेंटर में 2 साल रहने के बाद और 2 फेल अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली ये वहां से भाग जाता है किसी तरह और इंग्लैंड पहुंचता है। और वहां पे जाने के बाद जब इसे पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया है, तो वो उसको काफी अफसोस होता है। वो कहता है कि एक काम करो, एटलीस्ट मुझे उसके बाद जापान भेज दो, क्योंकि जापान फ्रंट पे लास्ट तक लड़ाई हो रही थी। लेकिन जब इसे पता चलता है कि जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर अटैक कर दिए हैं, तो ये कहता है कि न्यूक्लियर अटैक क्यों किया, मुझे वहां पे भेजना चाहिए था, ये मैन टू मैन वॉर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एकदम अंदर से भूखा होता है वॉर के लिए।
उसके कुछ टाइम के बाद वो पैराग्लाइडिंग सीखता है और पैराशूट के अंदर भी एकदम हीरोइक जो करिज्मेटिक स्किल होते हैं उसके वो वहाँ भी दिखते हैं और वो बहुत ही अच्छा पैराग्लाइडर हो जाता है। उसके बाद उसे भेजा जाता है इजराइल, वहाँ पे जूश की तरफ से लड़वाया जाता है, वहाँ पे फिर उसको अवार्ड मिलता है। उसके बाद 40 की एज के बाद वो सर्फिंग सीखता है बड़ी बड़ी लहरों में और उसके अंदर भी उसका बहुत बड़ा नाम होता है। इवन जब वो 60 साल के आसपास का था तब भी उसको एक नई आदत हो गई थी कि वो जब ट्रेन से ऑफिस से घर के लिए जा रहा था तो उसका जो रूट कुछ इस तरह से था, वो अपना जो बैग था उसका सूटकेस वो हवा में फेंकता है और सबको लगता है कि ये पागल हो गया, ये आदमी रोज अपना सूटकेस क्यों फेंकता है। दरअसल उसको इतना मेजर होता है, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव कि जब वो ट्रेन से अपना वो सूटकेस नीचे फेंकता है तो वो सूटकेस तैरता हुआ सीधा उसके लॉन में जाके गिरता है उसके घर में, ताकि उसको वो सूटकेस कैरी ना करना पड़े। तो ये शख्स फाइनली 1996 में 89 की एज में मर जाता है और आज तक ये मैड जैक बहुत ही फेमस है, जिसके गोलियां, ग्रेनेड और कोई भी चीज़ मार नहीं पाई, ना ही उसके करेज को मार पाई, और वो हमेशा के लिए एक मैड जैक बनकर जिंदा रहा लोगों के दिलों में। और कभी दुनिया ने ऐसा दूसरा सोल्जर नहीं देखा जो वर्ल्ड वॉर 2 में बो एंड एरो के साथ लड़ा। तो ये बात है 1918 की। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी का एक सोल्जर जिसका नाम था हेनरी, जो ब्रिटिश आर्मी में सबसे डेकोरेटेड आर्मी मैन में से एक था। वो उस टाइम फ्रांस के साथ अलाय आर्मी के साथ जर्मन के अगेंस्ट लड़ रहा था और वो उस टाइम पे जो फ्रेंच आर्मी ने बहुत ही बड़े लंबे चौड़े ट्रेंचेस खोदे हुए थे उसके अंदर बैठे हुए थे। तो ये शाम का टाइम हो गया था और वॉर, उस दिन की वॉर थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। उसने देखा था कि कई सारे जर्मन सिपाही घायल हैं, इनकी तरफ के सिपाही भी काफी घायल हैं और अब ये लोग कैंप की तरफ आने वाले हैं। तभी वो जब अपनी पोस्ट पे था और उसने अपने हाथ में एक मार्क्समैन राइफल पकड़ी हुई थी, तभी वो देखता है कि सामने से एक घायल सिपाही आ रहा है। वो वहाँ पे उसके निशाने पे होता है लेकिन वो गोली नहीं चलाता। उसको लगता है कि हो सकता है कि ये इंग्लैंड या फ्रांस का हो जो सिपाही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये जर्मन आर्मी का सिपाही है और ये काफ़ी घायल होता है। तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी गन नीचे रखता है। उसको लगता है कि ये तो वैसे ही मरी हुई हालत में है, इसको इस टाइम पे मारना सही नहीं होगा। और साथ ही में वो अपने दाएं बाएं चारों तरफ देखता है कि कहीं ये किसी तरह का कोई ट्रैप तो नहीं है। और जैसे कि आपको कई सारे ऐसे किस्से दिखेंगे जिसके अंदर इंसानियत की मिसालें दी जाती है कि घायल जो कोई दूसरा सिपाही होता है, भले ही वो दुश्मन हो, उसको छोड़ दिया जाता था। तो उस टाइम पे वो अपनी नज़रों से उसको देखता है, दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, तो ये समझ जाता है जर्मन सिपाही कि ये मुझे नहीं मारने वाला। तो वो अपना हेड डाउन करके उसे थैंक यू बोलता है और ये उसको जाने का इशारा करता है। ये कोई रिएक्शन नहीं देता। थोड़े टाइम के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में वही शख्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वर्ल्ड वॉर 2 में, और पूरी दुनिया पे उसका आज तक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। हेनरी ने जिस जर्मन सिपाही को छोड़ा था, गोली नहीं मारी थी, उसका नाम था अडोल्फ हिटलर। सो गाइज, आई होप आपको ये स्टोरीज पसंद आई हो और इस तरह की और भी स्टोरीज के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आप अपनी तरफ से कोई स्टोरीज भेज भी सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है शान और आप देख रहे थे पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।